अच्छा नेहा, मैं निकलता हूँ, आज ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग है, मैं खाना वहीं खा लूंगा। अरे ऐसा क्यों? हाँ, मैंने आपका टिफिन पैक कर दिया है। अच्छा गुड, ठीक है, चलो बाय, अब मैं निकलता हूँ। ओके बाय, टेक केयर। राम जैसे ही अपना बैग उठाकर गेट की तरफ जाने लगता है, उसके पापा को खांसी आ गई। ये देखकर वो घबराते हुए अपना बैग टेबल पर रखकर वापस तेजी से अपने पापा के पास आता है। क्या हुआ पापा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी जुकाम और खांसी लग रही है। नेहा, नेहा माँ कहाँ हो, जल्दी आओ। राम की चिल्लाने की आवाज सुनकर नेहा और सुनीता तेजी से अपने कमरे से ड्राइंग रूम की तरफ आते हैं, जहां राजेश और राम बैठे थे। राम अपने पिता को सावधानी के साथ पानी पिला रहा था। क्या हुआ आपको, आप ऑफिस नहीं गए? राम क्या हुआ, तू ऐसे क्यों चिल्लाया? देखो ना माँ, पापा की तबीयत कितनी खराब हो गई है, अभी पापा खांस रहे थे। अच्छा, अभी सुबह तो ठीक थे, अचानक इन्हें क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, तुम तो जानती हो ना इसे, यह फालतू में टेंशन ले रहा है। ऐसी छोटी मोटी तो तबीयत सबकी खराब होती है, अब तो वैसे भी उम्र होने लगी है। नहीं पापा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको दवाई लेनी होगी, कोई बहाना नहीं चलेगा, जब देखो तब उम्र का बहाना लगा देते हो। नेहा और सुनीता राम का अपने पापा के लिए प्यार देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी राम नेहा से कहता है, नेहा मुझे ऑफिस में जरूरी मीटिंग में जाना है, तुम पापा को हॉस्पिटल से दवाई दिलवा लाना, और दवाई तुम ठीक से खिलाना पापा को। सुनो, मेरी आज प्रेजेंटेशन है, इसलिए मेरा भी ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। देखो नेहा, ऑफिस का काम तो हर बार लगा ही रहेगा, लेकिन पापा की तबीयत हर बार थोड़ी ना खराब होती है। वैसे भी तुम इस घर की बहू हो, और ऑफिस से पहले तुम्हें एक बहू होने का फर्ज निभाना चाहिए। हाँ, पर मेरी प्रेजेंटेशन कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड तो है नहीं जो बाद में देख लूं। मैं दवाई दिलाकर ऑफिस चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन सुनो, पापा को डॉक्टर को दिखा कर जाना, उसके बाद ही ऑफिस, ठीक है? ठीक है, चलिए पापा जी। अरे नहीं बेटा, डॉक्टर वॉक्टर रहने दो, मैं तो अभी भी जवान हूँ। रहने दो पापा, थोड़ी देर पहले तो आपकी उम्र हो रही थी, और अब डॉक्टर के पास जाने के नाम पर अभी तो मैं जवान हूँ। हाँ, वैसे आप उतने जवान नहीं है, दवाई नहीं लोगे तो बाद में परेशानी और बढ़ेगी। नेहा अपने ससुर को हॉस्पिटल से दवाई दिलवाकर अपने ऑफिस चली जाती है, और फिर वहां से वापस आकर रात को सबके खाना खाने के बाद वो बैठकर अपने ऑफिस का काम करती है। अरे यार, जल्दी से ये पीपीटी बन जाए तो चैन से सो पाऊं, वरना मेरा बॉस कल फिर से मुझे सुनाएगा। अच्छा सुनो नेहा, थोड़ी देर में पापा को गर्म सूप दे देना, उन्हें अभी नींद नहीं आ रही, याद से दे देना। यार मुझे नींद आ रही है, आप ही दे दो ना, मैं आज बहुत थक गई हूँ। मैं अभी पापा से पूछ कर आया हूँ, थोड़ी देर बाद पियेंगे वो, इसलिए तुम दे देना, अभी मुझे सोना है। वैसे भी अब तुम बहू हो इस घर की, तो मेरे मम्मी पापा का ध्यान रखना तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं सोऊंगी कब? खैर, मेरी नींद की चिंता यहाँ किसको है, मैं अभी किसे बता रही हूँ। नेहा एक मॉडर्न लड़की थी, उसे अपने करियर से बहुत लगाव था, लेकिन घर की जिम्मेदारियों की वजह से नेहा की जरूरी मीटिंग्स बार बार कुर्बान हो रही थी, जिससे ऑफिस में उसकी इमेज खराब होती जा रही थी। एक दिन राजेश राम को बताता है कि कल उसके दोस्त उससे मिलने घर आएंगे। ये सुनते ही राम सीधा नेहा के पास जाता है। नेहा, कल ऑफिस मत जाना, पापा के बचपन के दोस्त आ रहे हैं, उन्हें चाय नाश्ता तुम्हें ही देना है, मेहमानों को अच्छे से ट्रीट करना, पापा के खास दोस्त हैं। लेकिन राम, कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरे सीनियर भी आ रहे हैं, मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। तो क्या पापा के दोस्त गूगल मीट पे चाय पियेंगे? तुम भी कैसी बातें करती हो यार। अरे लेकिन पापा जी के दोस्तों को चाय नाश्ता माँ जी दे देंगी ना। मेहमान भगवान होते हैं, और संस्कार यही है कि तुमको ये करना चाहिए, वरना पापा के दोस्त क्या सोचेंगे, बहू कितनी घमंडी है। अरे मेरे पापा की इज्जत है, और तुम चाहती हो कि उनके दोस्त उनका मजाक बना दे। लेकिन मेरे ऑफिस वाले ये बात नहीं समझेंगे, बॉस ने मुझे पहले ही वार्निंग दे रखी है, तुम तो समझो। लेकिन तुम इस घर की बहू हो, घर की जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी पड़ेगी। ठीक है, मैं कल ऑफिस नहीं जाऊंगी। अगले दिन सुबह होते ही नेहा तैयार होकर रसोई में लग जाती है। राजेश के दोस्त आने वाले होते हैं, वो उन सब के लिए पूरे दिल से तैयारी करती है। नाश्ते में गर्मा गर्म समोसे, चाय, मिठाई और खाने में उनकी पसंद की सारी चीजें बनाती है, और घर की सजावट भी करती है। नेहा बेटा, वाह वाह, तुमने तो पूरा माहौल ही बना दिया, बिल्कुल पुराने दिनों की याद आ गई। भाई राजेश, बहुत अच्छी किस्मत है तुम्हारी जो तुम्हें इतनी सुशील बहू मिली है। नहीं अंकल जी, ये तो मेरा फर्ज है। राजेश के दोस्त खाना खाकर बहुत खुश होते हैं और थोड़ी देर बाद वापस जाते हैं। सब बहू की तारीफ करते हैं, लेकिन ये सारी मेहनत के पीछे नेहा की ऑफिस प्रेजेंटेशन बर्बाद हो गई।
अब अगले दिन सुबह नेहा अपने ऑफिस के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी, तभी अरे नेहा, टीवी का रिमोट नहीं दिख रहा, जरा ढूंढ देना यार। पापा को चाहिए और देख लेना पापा को कुछ और काम तो नहीं है। राम, मैं लेट हो रही हूँ, रिमोट ही तो है, ठीक से देखने पर पापा जी को मिल जाएगा। हाँ, बहू बेटे के होते हुए अब वो काम करेंगे, है ना? अच्छा ठीक है, मैं ही तो हूँ बहू, बस। नेहा भागते हुए रिमोट ढूंढ कर लाती है और फिर अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। जब वो शाम को किचन में खाना बना रही थी तभी उसे फिर राम की आवाज आती है। अरे नेहा, पापा की दवाई अलमारी में ऊपर वाले शेल्फ में रखिए, जरा निकाल दो ना। राम, मैं अभी अभी ऑफिस से लौटी हूँ और सीधा किचन में आ गई, 1 मिनट तो बैठने दिया करो। अरे यार, तुम्हारा ऑफिस तो हर दिन होता है, बहाने मत बनाओ, जल्दी जाकर पापा को दवाई दो। नेहा चुपचाप जाकर दवाई निकालती है और राजेश के कमरे में जाकर रख देती है। अब शाम के समय नेहा डिनर बना रही थी, तभी उसकी मम्मी का कॉल आया। उनकी आवाज में घबराहट थी। अब जैसे ही नेहा को पता चला उसके पापा की तबीयत खराब है, उसके हाथ कांपने लगे। उसने फोन रखा और वो सीधा राम के पास पहुंची। सुनिए राम, पापा की तबीयत बहुत खराब है, मुझे 2 दिन के लिए मायके जाना होगा। अरे यार, आजकल तबीयत खराब होना आम बात होती है, दवाई लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, इसमें तुम्हें मायके जाने की क्या जरूरत है? डॉक्टर ने कहा है पापा को अकेले मत छोड़ना, मम्मी भी बहुत परेशान है। और तुम्हारे ऑफिस का क्या? वैसे भी तुमको छुट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है, और वहां तुम्हारे भाई बहन मम्मी है ना, वो लोग संभालेंगे उनको। मैं ऑफिस तो छोड़ दूंगी, लेकिन आपको मेरे साथ चलना होगा। अरे मैं क्या करूंगा वहां, मुझे अपना काम है, और वैसे भी मुझे यहाँ पापा का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन वो भी तो मेरे पापा है ना। अरे यार, तुम चिंता मत करो, ठीक हो जाएंगे, उनके पास उनका ख्याल रखने के लिए सब है। तुम जल्दी जाकर खाना बनाओ, पापा को भूख लगी होगी। राम के उस नॉर्मल जवाब ने नेहा के दिल को तोड़ दिया, जिसने हर मोड़ पर राम के परिवार को अपना समझा। आज जब उसके अपने तकलीफ में थे तो राम को कोई फर्क नहीं पड़ा। नेहा चुपचाप किचन की तरफ जाने लगी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, जो इंसान अपने पापा को इतना मानता हो, उसके अंदर दूसरों के पापा के लिए कोई अहमियत ही नहीं है। नेहा ने खाना बनाया और सबको खिलाया, लेकिन वो बहुत दुखी थी। अब उसका ऑफिस जाने का मन नहीं करता था। उसको ऐसे देखकर राम ने प्लान बनाया। अरे यार, ये अचानक नेहा को क्या हो गया? आजकल उसका किसी काम में ध्यान ही नहीं रहता। कोई नहीं, आज मैं उसको मूवी दिखाने ले जाऊंगा, तब उसका मूड अच्छा हो जाएगा। अगले दिन शाम को राम और नेहा मूवी के लिए तैयार हुए। नेहा ने जैसे ही घर से निकलने के लिए दरवाजा खोला, उसकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि दरवाजे पर उसके पापा खड़े थे। वो दौड़कर उनके गले लग गई, लेकिन तभी राम कमरे से बाहर आया और वो अपने ससुर को देखकर बिल्कुल खुश नहीं हुआ। अरे आप? हाँ बेटा, बस यूं ही नेहा से मिलने का मन हुआ तो चला आया। अच्छा ठीक है, लेकिन हम दोनों तो मूवी देखने जा रहे हैं। अरे अब पापा आ गए ना तो उनसे बातें करेंगे, मूवी कभी और टाइम चलेंगे। नहीं नेहा, फिर पता नहीं कब टाइम मिले। चलो, मूवी का टाइम हो गया, हम लोग लेट हो रहे हैं। लेकिन राम, पापा अभी आए हैं, आज नहीं जाएंगे, फिर कभी चलेंगे ना। अरे यार, हर बार ऐसा ही होता है, जब भी हम कोई प्लान बनाते हैं कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। अपने पापा को बिठाओ यहाँ, हम मूवी देखकर आते हैं, बाद में मिल लेना। ये सुनकर महेंद्र के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वो नेहा से बोले, नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मूवी एंजॉय करो, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। नहीं पापा, आप यहाँ बैठिए ना। पर महेंद्र बिना कुछ कहे वापस चले गए। उसके जाते ही नेहा वहीं दरवाजे पर फूट फूट कर रोने लगी। सुनीता और राजेश दूर से ये सब देख रहे थे, लेकिन वो कुछ कहे बिना अपने कमरे में चले गए। अरे यार, तुम्हारे पापा की वजह से पूरा मूड खराब हो गया। मूवी टाइम पर पता नहीं क्यों आ गए। पापा की तबीयत खराब थी, फिर भी वो मुझसे मिलने आए। राम अपने कमरे में जाकर गुस्से में सो गया और नेहा एकदम चुपचाप हो गई। अगले दिन भी वो सुस्त बुझे हुए मन से उठी और घर के काम में लग गई। उसके चेहरे पर ना पहले जैसी चमक थी, ना ही आवाज में पहले जैसा जोश। वो रसोई में सबके लिए खाना बनाने लगी, तभी उसका फोन बजा। उसकी माँ का कॉल था। नेहा, ये क्या तरीका है बेटा? तुम्हारे पापा इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद तुमसे मिलने आए और तुम मूवी देखने चली गई। माँ, ऐसी बात नहीं है। कैसी बात है? तुझे सिर्फ ससुराल वालों की फिक्र है, अपने पापा से ठीक से 2 मिनट भी बात नहीं की, शर्म नहीं आई तुझे? माँ सुनो तो, माँ। पर सरला ने फोन काट दिया। इस बात से नेहा सन्न खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसके हाथ कांप रहे थे। तभी गैस पर रखा दूध उबल कर गिर गया, लेकिन नेहा बस सुन्न हो गई। तभी सुनीता तेजी से आई और उसने गैस बंद कर दी। बहू, क्या हुआ? तेरा ध्यान कहाँ है? देख, सारा दूध फैल गया। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, गलती हो गई। अरे बहू। नेहा सुनीता की बात ना सुनकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। बेड पर बैठकर वो सोचने लगी, अब मेरे पास न मायके की ममता रही,
न ससुराल की। अब मैं कहाँ जाऊं? माँ भी मुझे गलत समझ रही है और आज माँ जी के सामने भी मुझसे गलती हो गई। क्या करूं मैं? एक दिन सुनीता ने देखा नेहा बहुत उदास रहती है तो उसने राजेश से ये बात कह दी। सुनिए जी, मुझे लगता है बहू को कोई परेशानी है। आजकल वो बहुत उदास सी रहती है। इसमें छुपाई क्या है? राम ने उस दिन जो किया वो ठीक नहीं था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब उसने जो करना था वो तो कर लिया। बहू को खुश कैसे रखे हम? तुम समझाना उसे, अब मैं भी राम को समझाऊंगा। हाँ ठीक है, शायद इससे घर का माहौल ठीक हो जाए। कुछ दिन बाद राम की बहन काजल के घर एक फंक्शन था। फंक्शन में राम, नेहा और उसके माता पिता सभी शामिल हुए। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन तभी राम की नजर अपने पापा पर पड़ी जो एक कोने में अकेले खड़े थे। उनको कुर्सी भी नहीं दी गई थी। पापा वहाँ कोने में क्यों खड़े हैं? शायद किसी ने देखा नहीं होगा पापा को। देखा नहीं या देखने की जरूरत नहीं समझी? पता नहीं दीदी और जीजा जी कहाँ है। राम इधर उधर देखता है तो काजल और दीपक फंक्शन को अच्छे से एंजॉय कर रहे थे और दीपक अपने ससुर को इग्नोर कर रहा था। ये देखकर राम को बहुत गुस्सा आया। वो काजल के पास गया और बोला, दीदी पापा वहाँ कोने में खड़े हैं, आपने स्टेज पर उनको क्यों नहीं बुलाया? अरे भैया इतने लोग हैं, ध्यान नहीं रहा। वैसे पापा कहाँ हैं? ध्यान नहीं क्या? ये हमारे पापा है, कोई गेस्ट नहीं। आप लोगों को उनका ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन आप लोग तो उनको इग्नोर ही कर रहे हैं। राम धीरे बोलो ना, फंक्शन चल रहा है। मेरे पापा का कोई अपमान करे ये मैं नहीं सह सकता और मैं चुप नहीं रहूंगा। कहाँ है जीजा जी, बुलाओ उन्हें। देखो राम, दीपक अभी फंक्शन देख रहे हैं, वो फ्री नहीं बैठे हैं। राम ने ये सुना तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। वो वहां से उठकर बाहर आ गया, पैर पटकते हुए। उसकी माँ सुनीता ने बेटी की आंख में आग देखी। वो उसके पीछे पीछे आई और बिना गुस्से के उसका हाथ पकड़कर वापस सबके बीच ले गई। तो बहुत गुस्से में लग रहा है। मम्मी ये तो हद ही हो गई, पापा का अपमान मैं नहीं सहूंगा। सही कह रहा है तू, लेकिन सोच, नेहा ने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया होगा ना जब तूने उसके पापा के साथ यही किया था। क्या मतलब? जब तेरे ससुर बिना बताए मिलने आए थे तो तूने भी उन्हें बिना बात के लौटा दिया था। वो क्या था? लेकिन मम्मी वो अलग बात थी। अलग क्यों? रिश्ते तो दोनों ही अपने थे। मुझसे गलती हो गई क्या? गलती नहीं बेटा, सीख है। वक्त रहते समझ ले तो रिश्ते सुधर जाएंगे। राम को जैसे किसी ने उसकी ही बातों का जवाब दे दिया था। उसकी माँ ने वही एहसास उसके सामने रखा जो नेहा ने महसूस किया था। अब वो चुप होकर सोच में डूब गया। क्या सच में मैंने भी उस दिन अपने ससुर की बेइज्जती की थी? माँ सही कह रही है, गलती मुझसे भी हुई है। मुझे नेहा से इसकी माफी मांगनी चाहिए। थोड़ी देर बाद राम के जीजा दीपक और बहन काजल खुद उसके पास आए। राम अब भी गंभीर होकर खड़ा था, पर जो बात सामने आई वो सुनकर उसके होश उड़ गए। सुनो राम, नाराज मत हो। नाराज होने की वजह तो दी है आप लोगों ने। अभी जो भी हुआ वो जानबूझकर किया गया था भैया। इसका क्या मतलब? पापा जी ने मुझसे खुद कहा था ऐसा करने को। पापा ने? हाँ भैया, पापा ने कहा था कि तुमने जैसे नेहा के पापा के साथ किया था तुम खुद भी अपने पापा के साथ उसको महसूस करो। तो ये सब मेरी आंख खोलने के लिए था। हम लोग तो ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन पापा जी ने ये बड़ा कदम उठाया। पापा ने मुझे कुछ ना कहकर भी सबसे बड़ी सीख दी है। राम को जैसे जमीन से आसमान तक सब कुछ दिख गया। अब उसे नेहा की वो चुप्पी समझ में आने लगी थी। उसके पापा का अचानक लौट जाना और वो नजरें जो कभी सवाल नहीं करती थी, बस सहती थी। सुनो नेहा। बताओ क्या हुआ? सॉरी, सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। राम, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सॉरी से कुछ नहीं होता, समझदारी से होता है। वादा है, अब मैं भी तुम्हारी तरह समझदारी से अपने रिश्ते निभाऊंगा। चलो ठीक है फिर, मैंने तुम्हें माफ किया। थैंक यू नेहा। मैं कल तुमको लेकर पापा जी के पास उनसे मिलने चलूंगा और उनसे अपनी गलती की माफी भी मांगूंगा। ये हुई ना मेरे आदर्शवादी बेटे जैसी बात। मुझे तुम पर गर्व है राम, और मेरी बहू तो लाखों में एक है। कोई मुझे खाना देगा क्या? भूख से जान निकली जा रही है। जब से आया हूं किसी ने एक कप चाय तक नहीं पूछी। बेटा मैं तो बना दूं, लेकिन मेरे घुटने में ना बहुत दर्द हो रहा है, खड़ा होना भी मुश्किल है। और आज काम वाले भी नहीं आए, वरना वही बना देते। इतने में प्रीति वहां आती है। भूख तो मुझे भी बहुत जोरों की लग रही है, क्या करूं? मेरे हाथ में ना दर्द है। आज जोमेटो से ऑर्डर कर लेते हैं, क्या कहती हो मम्मी जी? बहू कर ले, मेरे लिए ना छोले भटूरे करना। मैं तो पनीर चिली ड्राई फ्राइड राइस कर रही हूँ अपने लिए। तुम्हारे लिए क्या करूँ अनुज?
दोनों सास बहू के मुंह से पानी आने लगता है, जैसे कितने दिनों से उन्हें खाने को ही नहीं मिला हो। मेरे लिए रोटी सब्जी कर दो, वही बहुत है। प्रीति जोमेटो से खाना ऑर्डर कर लेती है और तीनों मस्त खा पी कर सो जाते हैं। जैसे ही प्रीति सोकर उठती है, उसकी कामवाली का फोन आता है। क्या हुआ महारानी, आज आई क्यों नहीं? तुझे क्या बिठाकर पैसे दूंगी मैं? बैठकर मेरे को चाहिए भी नहीं, गलती हुई जो आपके यहाँ काम पकड़ लिया, वरना आपके यहाँ कौन ही काम करेगा। मैं काम छोड़ रहे लिए और किसी को आपके यहाँ लगने भी नहीं देगी। हाँ, अब घसना दोनों सास बहू बर्तन। काम वाली फोन काट देती है। प्रीति के तो तोते उड़ जाते हैं। भागते हुए रंजना के कमरे में जाती है। अब क्या होगा सासू माँ, काम वाली नहीं आएगी तो काम कौन करेगा? अरे शांति रखे, एक नहीं आएगी तो दूसरी मिलेगी, दूसरी नहीं तो तीसरी, जब तक अनुज है अपना काम चल जाएगा। दोनों सास बहू एक दूसरे को ताली मारती है। यहाँ अनुज इंतजार करता रहता है कि किस शाम उसे चाय नसीब होगी, लेकिन उसकी तकदीर इतनी अच्छी कहाँ। दोनों सास बहू टस से मस्त नहीं होती और बैठे बैठे गप्पे लगाने लगती है। अनुज उन दोनों को देखता है और खुद से कहता है, चल बेटा अनुज, लग जा काम पर। ये दोनों उठ गई, यही बहुत है। दोनों सास बहू एक नंबर की कामचोर है। जब खुद ही बनाकर खाना है तो मैं वापस चला जाता हूँ, कम से कम वहाँ काम वाली तो बना देती है। अनुज चाय बनाकर प्रीति और रंजना को देता है और कहता है, मैं कल जा रहा हूँ, तुम दोनों सास बहू एंजॉय करो। क्यों? जब तक कोई दूसरी काम वाली नहीं मिलती तब तक तो रुक जाओ डार्लिंग। मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। बचपन से आज तक काम वाली के हाथ का ही खाया है ना। सोचा शादी के बाद बीवी के हाथ का खाना नसीब होगा, लेकिन बीवी ऐसी मिली कि उसे मुझे खुद बनाकर खिलाना पड़ता है। अच्छा हुआ बाबूजी का देहांत जवानी में ही हो गया, वरना बुढ़ापे में उन्हें भी खुद खाना बनाकर खाना पड़ता। दोनों सास बहू एक दूसरे का मुंह देखने लगती है। इतने में ही एक न्यूली मैरिड कपल वहां आते हैं और दरवाजा नॉक करते हैं। कोई है क्या? हाँ जी, हम हैं, बताइए क्या काम है? जी मुझे पता चला यहाँ रेंट पर घर मिल जाएगा। रेंटर का नाम सुनकर दोनों सास बहू कमरे से बाहर आती हैं। हाँ जी, घर खाली ही पड़ा है, कब लेना है ये बताओ। हम तो आज ही ले लें भाई। ठीक है, आज के अभी से शिफ्ट हो जाओ। अनुज आपको आपका कमरा दिखा देगा। अनुज जाकर दोनों को कमरा दिखाता है और दोनों उसी वक्त शिफ्ट हो जाते हैं। श्वेता, हमने एक कमरा ही लिया है, अगर कोई रिश्तेदार आ जाएंगे तो क्या होगा? तुम रुको ना, ज्यादा लोग नहीं है इस घर में और घर इतना बड़ा है। ऐसा होगा तो मैं बुढ़िया को बाटली में उतार दूंगी और उसके घर में रुकवा दूंगी। बीवी तो मेरी बहुत तेज है, मेरे पैसे बचा लेती है। रात को फिर तीनों जोमेटो से खाना मंगवा कर खाते हैं। अगली सुबह 5 बजे अनुज वहां से चला जाता है। प्रीति रंजना से कहती है, सासू माँ आप क्या करेंगी? अनुज रहता था तो कम से कम चाय बनी बनाई तो मिल जाती थी। आप चाय बना दो ना। मैं बनाऊं? है? तुझे शर्म नहीं आती बोलते हुए? खुद बना ले, तेरे हाथ में जंग लगी है क्या? नहीं सासू माँ, वो ना मैं सुबह उठ नहीं पाती हूँ, तो सुबह की आप बना लेना, शाम की मैं बना लूँगी। अरे शांति रख बहू, तू देखती जा मैं क्या करती हूँ। वो रेंटर जो आए ना, वो किस काम के? वाह सासू माँ, मुझे आपकी बहू नहीं बेटी होना चाहिए था, फिर मेरे पास भी इतना सॉलिड तोड़फोड़ दिमाग होता। कुशल के ऑफिस जाते ही रंजना श्वेता के कमरे का दरवाज़ा नॉक करती है। बहू, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना रात में बेटा? नहीं आंटी जी, सब कुछ सही है, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। बेटा तुम हमारे घर में ही आ जाया करो ना, हम भी तो 2 ही लोग हैं, सास बहू, अकेले मन नहीं लगता, और तुम भी तो अकेली हो। प्रीति अपनी सास की बात समझ जाती है और वो वहां आती है। 2 लोग में ना कुछ करने का मन ही नहीं करता, ऊपर से आज मेरे हाथ में मोच आ गई है। बेचारी मम्मी जी तो चाय भी नहीं पी पाई है सुबह से। अरे मैं चाय बना देती हूँ, आप दोनों यहीं पी लो। अच्छा ठीक है, दे दे, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, तू भी तो मेरी बहू है। जी आंटी जी, क्यों नहीं। सासू माँ, अब आपकी 2 बहुएं हैं। हाँ। प्रीति दोनों सास बहू को चाय देती है। सास बहू चाय पीकर अपने घर चली जाती है। कैसा लगा बहू, बिना कुछ किए चाय पिला दी ना तुम्हें? सासू माँ, अब तो 2 फायदे होंगे, चाय तो मिलेगी, साथ में दूध, चाय पत्ती, चीनी भी मुफ्त की। हाँ बहू। सासू माँ, इसी तरह दोपहर के खाने का भी इंतजाम करवा लो ना। अरे करना क्या है, बस जाकर वहाँ बैठ जाना है। सासू माँ, ऐसा करोगे तो उसे शक होने लगेगा। अरे बहू, आज एक दिन का तो होने दे, फिर कल कुछ और दिमाग लगा लेंगे।
तूने तो ऐसे भी कहा है ना कि तेरे हाथ में मोच है, तो खाना तो कैसे बना पाएगी आज? ठीक है मम्मी जी। सास बहू आराम से नहा धोकर टीवी देखने लगती है और दोपहर के खाने के समय श्वेता के घर पहुंच जाती है, जहां कुशल खाना खा रहा था। दोनों सास बहू को देखकर कुशल कहता है, अरे आंटी जी आप आइए ना। श्वेता, आंटी जी का भी खाना लगा दो। हाँ हाँ लाती हूँ। मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि आज का खाना मैं आप दोनों का बना लूँगी साथ में। भाभी के हाथ में मोच जो लगी है। अरे नहीं नहीं बहू, तुम क्यों मेहनत करती हो, मैं बना लेती। मेरे ना बस पैरों में थोड़ा दर्द रहता है, पर धीरे धीरे कर ही लेती हूँ। अरे पर क्यों आंटी जी? वैसे भी श्वेता और मैं इस शहर में नया है, अकेले उसका मन भी नहीं लगता। आप दोनों तो हमारा परिवार है अब। जैसे ही तुम लोग कल आए ना, मुझे लगा मेरे छोटे बेटे और बहू आ गए। मेरा अनुज तो बाहर ही जॉब करता है पिछले 10 साल से। अच्छा बेटा, तुम रोज दोपहर को आते हो क्या खाना खाने के लिए? नहीं आंटी जी, कहाँ आ पाते हैं। वो तो आज पहला दिन था ना तो आ गए, क्योंकि मैं नाश्ता नहीं बना पाई थी ना। अच्छा अच्छा, तब तो ठीक है। अरे मतलब कि रोज आना चाहिए बेटा। आंटी जी खाना ठंडा हो जाएगा, पहले आप खा तो लो। प्रीति और रंजना की आंखें खाने पर ही लगी रहती है। कुशल के कहने की देर थी और दोनों खाना खाना शुरू कर देती हैं। श्वेता, तुम स्वाद खाना बनाती हो? मुझे इतना स्वाद खाना बनाना नहीं आता। शादी से लेकर आज तक मैंने कभी पनीर पराठे बनाए ही नहीं। उसमें क्या है बेटा, श्वेता बहू तुझे खाना बनाना सिखा देगी। हाँ हाँ, मैं सिखा दूंगी। रोज़ कुछ ना कुछ मैं बनाऊंगी और आप देखना ऐसे ही आप सीख जाओगी। दोनों सास बहू खा पी कर 9, 2, 11 हो जाती हैं। रात को फिर दोनों सास बहू मटकते मटकते श्वेता के घर खाने चली आती है। श्वेता भी नई नई उनकी आओ भगत अच्छे से करती है। दिन बीतने लगते हैं और इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। रंजना और प्रीति श्वेता के घर का खाकर अपना काम चला लेते हैं। एक दिन अनुज का फोन प्रीति को आता है और वो उसे सब बता देती है। अरे पागल, तुम्हारी मोच का बहाना पूरी जिंदगी चलेगा क्या? सामने वाला समझे उससे पहले कह दो कि ठीक हो गई हो तुम, वरना इससे भी जाओगे। तुम्हारे और माँ के चक्कर में ये रेंटर भी हाथ से चला जाएगा। तुम्हें तो बस रेंटर का ही रोना होता है। हमारी भूख की तो तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। अरे तुम दोनों तो दिन भर लोहा तोड़ती हो ना। तुमसे बात करना ही बेकार है। प्रीति अनुज का फोन रख देती है। फिर रंजना से कहती है, वैसे कह तो अनुज सही रहा था मम्मी जी। आज हम दोनों नहीं जाते हैं और देखते हैं श्वेता क्या करती है। मेरी मोच तो अब ठीक हो जानी चाहिए ना। हाँ बहू, मेरे साथ रहकर कुछ तो सीखी तुम। सुबह से दोनों सास बहू उठकर बैठ जाती हैं और झांक झांक कर बार बार देखती रहती है कि श्वेता और कुशल क्या कर रहे हैं। सासू माँ, कुशल तो ऑफिस चला गया। एक काम कीजिए ना, आप गिरने की एक्टिंग कीजिए, जोर से आवाज कीजिएगा, नहीं तो कब श्वेता आएगी? ऐसे तो हम दोनों भूखे ही मर जाएंगे। ठीक है बहू, बहू जैसे भी मिली हो काम चोर एक नंबर की है मेरे जैसी। प्रीति अपना दरवाजा खोल देती है और रंजना जोर जोर से चिल्लाने लगती है, ओ माँ मेरे कमर, प्रीति बहू कहाँ है? तुम, मैं गिर गई हूँ। सासू माँ थोड़ा और जोर से। प्रीति बाथरूम में चली जाती है और श्वेता वहां आती है। आंटी जी कैसे गिर गई आप? उठो उठो, मैं उठाती हूँ आपको। प्रीति भाभी कहाँ है? प्रीति बाथरूम से निकल कर आती है। हैं? मैं तो नहाने गई थी, मुझे क्या पता था कि मम्मी जी गिर जाएंगी। क्या सोचा था कि नहाकर खाना बना लूंगी। सासू माँ को देखकर तो मेरे हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे। आप आंटी जी को देखिए, खाना मैं बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, आपको क्या लगेगा, जब से आई हो आप ही काम कर रही हो। नहीं 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 नहीं, अरे मैं ही धीरे धीरे बना लूंगी छोटी बहू। नहीं नहीं, आप दोनों बैठो, मैं करती हूँ। श्वेता प्रीति की रसोई में खाना बनाने लग जाती है। रंजना श्वेता से कहती है, छोटी बहू जरा चाय बना देना, सुबह से चाय भी नहीं पी। जी आंटी जी। छोटी बहू तू मुझे आंटी मत बोला कर, सासू माँ बोला कर प्रीति की तरह, है? ठीक है सासू माँ। सासू माँ आपकी तो 2 बहुएं हैं अब। श्वेता चाय बनाकर दोनों को देती है, खुद भी पीती है। श्वेता को चाय पीते देख रंजना और प्रीति की छाती भारी हो जाती है और दोनों एक दूसरे को इशारा करने लगते हैं। श्वेता चाय पीकर फिर खाना बनाने में लग जाती है। तभी प्रीति कहती है, श्वेता फ्राइड राइस भी बना दो। हाँ, मैं देखती हूँ चावल कैसे बनता है, मैंने कभी बनाया नहीं ना। अनुज ना बहुत अच्छे फ्राइड राइस बनाते हैं।
हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी, मैं बना देती हूँ, आप देखती रहना। श्वेता फ्राइड राइस बनाती है, साथ में रोटी, सब्जी, दाल भी। रात तक का खाना बना देती है वो। मैंने रात तक का खाना बना दिया है, मदद की ज़रूरत होगी तो बोलना भाभी आप। अरे हाँ हाँ बहू, बिल्कुल बोल दूंगी। अब रंजना और प्रीति मिलकर श्वेता के नाक में दम कर देते हैं। जब देखो उससे घर का कोई ना कोई काम करवाते रहते। एक रोज रात को रंजना की दवाइयाँ खत्म हो जाती है और रंजना कुशल के यहाँ जाकर कहती है, बेटा मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई है, तो दवाइयाँ ला दे, नहीं खाऊंगी ना तो बीपी हाई हो जाएगा मेरा। श्वेता का मुंह सड़ जाता है। वो मन ही मन सोचती है, जीने ही नहीं दे रही ये सास बहू, घर का काम बता बता कर नाक में दम कर दिया है। आप बैठो, मैं ला देता हूँ। कुशल थक कर घर आया था पर फिर भी वापस दवाई लेने चला गया। दवाई लाकर रंजना को देता है। शुक्रिया बेटा, पहले मैंने सोचा तुझे ना बोलूं, फिर मैंने सोचा क्यों ना बोलूं, तू भी तो मेरे बेटे की तरह है ना? अब तो घर का रिश्ता है अपना। जी आंटी जी। रंजना अपने घर चली जाती है। श्वेता कहती है, इन दोनों ने जीना हराम कर दिया है, पूरे घर का काम मुझसे करवा लेती है, ये बोलकर तुम घर की हो, मेरी छोटी बहू हो। लो, ये तो उल्टा ही हो गया। ये लोग तो तुम्हारा ही फायदा उठाने लगे। तुमने सोचा था बाटली में इन्हें उतार कर इनका घर इस्तेमाल करोगी लेकिन दोनों सास बहू यहाँ हमारा इस्तेमाल कर रही है। तुम्हें मुफ्त की काम वाली समझ लिया इन्होंने। तुम देखो, अब कल मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं ना, मैं कैसे इन्हें सबक सिखाती हूँ। अगले दिन सुबह सुबह श्वेता के मम्मी पापा आ जाते हैं। उनके आते ही श्वेता रंजना के घर ले जाती है और वहीं उनका सामान रख देती है। मम्मी पापा आप लोग यहीं रहोगे, ये अपना ही घर है, क्यों सासू माँ? एक बार के लिए तो रंजना के होश ही उड़ जाते हैं, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। क्या हुआ सासू माँ? कुछ नहीं छोटी बहू, हाँ जी ये अपना ही घर समझिए। रेणु और सुधीर आराम से बैठ जाते हैं। श्वेता रंजना की रसोई में ही चाय बनाकर सबके लिए लाती है। भाभी, आपने और सासू माँ ने भी चाय नहीं पी होगी ना, तो मैंने आप लोगों के लिए भी चाय बना दी है। पापा मम्मी आप लोग नहा धो लो, फिर मैं यही नाश्ता बना दूंगी। हाँ जी बेटा जी। गेस्ट रूम में रेणु और सुधीर का सामान प्रीति रखवा देती है। रेणु और सुधीर नहा धोकर आ जाते हैं। इधर श्वेता रसोई में नाश्ता बनाने लगती है। सासू माँ, नाश्ते में पोहा बना लेती हूँ, लेकिन बादाम नहीं है, क्या करें? आप फ़ोन करके मंगवा लीजिए ना, मेरे मम्मी पापा क्या खाएंगे? हाँ मंगवाती हूँ। रंजना मन से तो रो रही होती है, लेकिन फिर भी राशन दुकान में ऑर्डर करती है। सासू माँ, बेसन और चावल का आटा भी मंगवा देना, आज इडली बना लेती हूँ। अच्छा ठीक है। रंजना सारा राशन ऑर्डर कर देती है। अब ये लोग यहीं खाएंगे क्या? इतने में रेणु और सुधीर नहा धोकर हॉल में आ जाते हैं। बेटा कैसा घबरा दिया है, जाए एसी भी नहीं चलती। तुझे पता है ना मैं बिना एसी के सो नहीं सकती। मम्मी उसमें क्या है, तुम और पापा सासू माँ के कमरे में सो जाना और सासू माँ गेस्ट रूम में सो जाएगी। उन्हें ऐसे भी ना एसी की ज़रूरत नहीं है, उनकी तबीयत ऐसे ही ढीली ढीली रहती है। क्यों भाभी, ठीक रहेगा ना? हाँ ठीक है। चलिए मैं पोहा बना देती हूँ, राशन भी आ गया है। श्वेता रसोई में जाती है। प्रीति रंजना को अपने कमरे में ले जाकर कहती है, सासू माँ ये तो हमारे घर पर पूरा कब्जा करने पर तुली है। घर तो छोड़ो, आपके कमरे तक चली आई है। हाँ बहू, ऊपर से हमारा राशन भी लगेगा। देखती हूँ 1-2 दिन में ये लोग चले गए तो ठीक है, नहीं तो मैं इनका सामान निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। तुम अपनी सास को जानती नहीं हो क्या? हाँ सासू माँ। सब कोई नाश्ता कर लेता है। फिर रेणु और सुधीर रंजना के कमरे में जाकर एसी चलाकर सो जाते हैं। कुशल भी ऑफिस नहीं जाता। श्वेता, जब तक मम्मी पापा यहाँ हैं हम भी यहीं रहते हैं। आंटी जी, मुझे ना ये घर अपना अपना सा लगता है। हाँ, अपना तो लगेगा ही अपना तो लगेगा ही। हॉल में एसी हमेशा ना 16 पे रखना चाहिए भाभी। एसी 16 पर कर दीजिए, मैं भी सो जाता हूँ थोड़ी देर। कुशल हॉल में और श्वेता प्रीति के कमरे में सो जाती है। रंजना और प्रीति एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। दोनों सास बहू को सोने के लिए कोई जगह नहीं थी। फिर दोपहर में उठकर श्वेता खाना बनाने लगती है और सारी सब्जी रंजना को देकर कहती है, सासू माँ आप कट कर दो ना जल्दी से। प्रीति भाभी आप मेरे साथ रसोई में आओ ना, मेरी मदद करवाओ। इतने दिनों में तो मैंने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है ना? प्रीति मना भी नहीं कर पाती, उसे रसोई में जाना पड़ता है। दिन भर दोनों सास बहू भी पूरा काम करती है और रेणु और सुधीर एसी चलाकर मस्त आराम करते रहते हैं। दिन भर एसी चलता रहता है।
रंजना रेणु से कहती है। अब एसी बंद भी कर दो, सुबह से चल रही है, थोड़ा एसी को भी ना आराम करने देना चाहिए। बहन जी आप उसकी चिंता मत करो, ये मेरी बेटी का घर है, वो देख लेगी। रात को भी दोनों सास बहू हॉल में सोती हैं। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है, पर रेणु और सुधीर जाने का नाम ही नहीं लेते। श्वेता और कुशल भी अपनी मनमानी करते रहते हैं। जब रंजना के बर्दाश्त के बाहर सब हो जाता है तो वो श्वेता और कुशल से कहती है, अब बहुत हो गया, मेरा घर खाली करो, ऐसे का बिल मुफ्त का आता है। सासू माँ शांत हो जाओ, हम सब अपनी ही तो हैं। आंटी जी जस्ट चिल। क्या जस्ट चिल? तुम लोग तो सर पर चढ़कर बैठ गए हो। हमारा घर खाली करो वरना पुलिस को बुला लेंगे। भाभी कैसी बात कर रही हैं? अपने परिवार में कोई ऐसा करता है क्या? कुशल इनकी बातों पर ध्यान मत दो, ऑफिस जा, मैं जाती हूँ रसोई में, मेरी मम्मी की चाय का टाइम हो गया है। रंजना देखती है कि कुशल और श्वेता को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है और वो लोग आराम से अपने काम में लगे हैं। तब रंजना पुलिस को फोन करके बुला लेती है। इन रेंटर ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है, इन्हें अभी के अभी यहाँ से बाहर फेंकिए। रेणु तुरंत कुशल को ऑफिस से बुला लेती है और कुशल एग्रीमेंट पेपर लेकर आता है। साहब हमारा 11 महीने का एग्रीमेंट है, हम उससे पहले कैसे जाएं, आप ही बताइए, क्या मैं गलत हूँ? मैडम ये रेंटर तो सही बोल रहा है, 11 महीने तक तो आप इनसे घर खाली नहीं करवा सकती हो। मम्मी जी देख लिया, लालच में क्या हुआ, आपने सोचा इनसे काम करवा लोगी और ये लोग हमारे ही सर पर चढ़ बैठे। अरे तो रुक बहू, ठीक है, ये लोग मेरे जिस फ्लैट में रेंट पर आए हैं वहां रह सकते हैं, पर मेरे घर में तो नहीं रह सकते। रंजना रेणु और सुधीर का बैग निकालकर बाहर फेंक देती है। 11 महीने में मेरा घर छोड़कर चले जाना। कुशल और श्वेता अपने फ्लैट में रेणु और सुधीर के साथ चले जाते हैं। यहाँ रंजना का खून सूखने लगता है और उधर श्वेता कहती है, महीने भर का राशन मैं उनका ले आई हूँ, बड़ी आई मुझसे काम करवाने वाली। रंजना और प्रीति सर पर हाथ रखकर अफसोस करती रह जाती हैं। सुमित तुम्हारे लिए कौन से पापड़ लाऊं मैं? एक ही तो पापड़ खाता हूँ मैं भाभी, मजेदार पापड़। ओके सही याद दिलाया, मजेदार पापड़। ये नाम ना हर बार मेरे दिमाग से स्लीप हो जाता है, मैं लिख लेती हूँ, वरना क्या होता है कि शॉपिंग करते वक्त इतनी चीजों में कुछ न कुछ छूट ही जाता है। दीदी के लिए आलू भुजिया की पैकेट, पापा जी के लिए मीठा मिक्सचर, ऑलमोस्ट सब कुछ लिख लिया है मैंने। तुम घर का ख्याल रखना सुमित, घर पर कोई नहीं है, मैं सुपरमार्केट होकर आती हूँ, फिर सक्षम को स्कूल से भी लाने जाना है, बहुत काम है आज भी। ये लिस्ट वाली चीजें ही तो लानी है ना, मुझे दे दो लिस्ट भाभी, मैं लेकर आ जाता हूँ, आप रहो घर पर आराम से। आराम से नहीं रह सकती सुमित, घर की गृहिणी का काम सिर्फ रसोई में खाना बनाना नहीं, सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना भी होता है। तुम्हें ब्रांड का नाम तो पता है, पर उसमें अलग अलग तरह के वेरिएशंस भी आते हैं। जैसे कि एक बार दुकान वाले ने मजेदार पापड़ की पैकेट ग्रीन की जगह ब्लू कलर की दे दी थी सक्षम को। अब वो तो बेचारा उठा कर ले आया, पर तुमने वो पापड़ खाए ही नहीं। आखिर में मुझे काम वाली को देकर सल्टाना पड़ा था, इसीलिए मेरा मार्केट जाना बहुत जरूरी है। बाप रे भाभी, इसमें तो बड़ी मैथ्स लगानी पड़ती है, इससे तो अच्छा मेरे ऑफिस का काम है। ठीक है मैं यही हूँ, आप जाइए मार्केट, सक्षम को मैं स्कूल से ले आऊंगा। और प्रिया सुपरमार्केट जाकर अपने ससुराल वालों के लिए देखकर चुन चुनकर उनके पसंद के स्नैक्स खरीदती है। एक्स्ट्रा स्नैक्स का तो हो गया, अब रात के लिए सब्जी भी खरीद लेती हूँ। अरे मैम, अब सब्जियां यहीं से क्यों नहीं लेती? हमारे पास तो सब्जी मार्केट से भी अच्छी वैरायटीज की सब्जियां रहती है। अब जैसे देखिए ये ब्रोकली, ये आपको सब्जी मार्केट में नहीं मिलेगी, ये स्प्रिंग अनियंस। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं कुछ जानती नहीं हूँ। सब्जी मार्केट में सब्जियां बेचने वाले लोग भले ही गरीब है, पर उनकी क्षमता इतनी है कि वो इंसान को भी बेच दे। अपनी खेतों से ताजी ताजी सब्जियां लेकर आते हैं वो लोग। और आपकी सुपरमार्केट में सब्जियां कहाँ से आती है? सब्जी मार्केट से। उन्हीं सब्जियों पर टैग लगाकर आप यहाँ बेच देते हैं। अपना स्टैंडर्ड दिखाने के चक्कर में लोग यहाँ पर डबल दाम देकर सब्जियां लेकर जाते। मुझे भैया अपने घर का बजट भी देखना होता है, मैं उल्लू बनने वालों में से नहीं हूँ। और हाँ, मुश्किल से 1200 का सामान लिया है मैंने, आप इसे दे देंगे 3 कैरी बैग में, उसके लेंगे 30 रुपए है, तो 100 रुपए तो कैरी बैग के ही हो गए। सब्जी मंडी वाले सब्जियों की थैली के पैसे नहीं लेते हमसे। तो कैरी बैग दूं कि ना दूं? बिल्कुल भी नहीं, वो तो आपके यहाँ सेल थी इसलिए मैं यहाँ शॉपिंग करने आ गई, वरना राशन की छोटी दुकानें मेरे लिए काफी है। मैं अपनी थैली लेकर आई हूँ, उसी में सारा सामान डाल दीजिए। ये कहकर राशन का सामान लेकर प्रिया अपनी स्कूटी में रख देती है और फिर निकलती है सब्जी मंडी के लिए। शिमला मिर्च 2 रुपए की, शिमला मिर्च 2 रुपए की। 2 रुपए की बोलकर बुलाता है और दाम जाकर पूछो तो 200 बताता है। इसका रोज का यही है। मैं तो मोहन से ही सब्जियां लूंगी। अरे भाभी किसे ढूंढ रही हो? मोहन आज सब्जी बेचने नहीं आया,
मुझसे ले लीजिए सब्जी, अच्छी रेट में लगा दूंगा। मुझे सिर्फ दाम कम नहीं, सब्जियां भी अच्छी चाहिए। 2 रुपए बचाने के चक्कर में तुझसे मैं पक्की पक्की सब्जियां ले गई ना तो खाने में किसी को टेस्ट ही नहीं आएगा, और फिर मेरे घर पर क्या तांडव होगा तुझे क्या पता। अरे नहीं नहीं दीदी, आप तो इस मार्केट की पुरानी खिलाड़ी है, आपको कैसे ठग लूंगा मैं। चेक कर लीजिए, सारी सब्जियां ताजी है और खिंची खिंची भी है। नाप तोलकर रेट लगवाकर प्रिया सब्जी खरीद लेती है। इतनी सब्जियां लिए भैया, अलग से अदरक और मिर्च भी दीजिए। एक तो सारी सब्जियों के अलग अलग दाम कम करवाया आपने, फिर सबका मिलाकर आपने लास्ट में भी दाम कम करवाया। अब हरी मिर्च भी मांग रही है दीदी आप। अब कस्टमर बनूंगी तो पक्की बनूंगी ना, रेगुलर कस्टमर बनवाना है तो अदरक और हरी मिर्च तो देनी ही पड़ेगी भैया। और सारा सामान लेकर प्रिया पहुंचती है अपने घर और दोपहर का खाना तैयार करती है। अरे बहू दाल लाना। 3 कटोरी दाल पी चुकी है मम्मी जी, यह आखिरी कटोरी मेरे हिस्से की है, यह भी मम्मी जी को ही देनी पड़ेगी लगता है। और अपने हिस्से की आखिरी कटोरी दाल भी प्रिया जाकर सुजाता को दे देती है। तभी अमित कहता है, तुम्हारे खाने का तो कोई जवाब ही नहीं है प्रिया। दुकान के पास बहुत सारे भोजनालय है जहाँ पर टेस्टी से टेस्टी खाना किफायती दामों पर मिल जाता है, पर वो खाना तुम्हारे हाथ के खाने के स्वाद को कभी भी मात नहीं दे सकते। थैंक यू। इसी बात पर एक पराठा मेरी तरफ से। अरे पराठा नहीं, मुझे तो तुम दाल ला कर दे दो। मैं सब्जी लेकर आती हूँ ना, आप सब्जी तो खा ही नहीं रहे। उसे नहीं दे रही दाल तो मुझे तो दे दे बहू। लगता है अब भांडा फूट कर ही रहेगा। मम्मी जी दाल खत्म हो गई है। शादी को 7 साल हो गए तेरे, अभी तक तुझे लोगों की खुराकी का अंदाजा नहीं है बहू, कसम से। आज तो मैं थी तो काम चल गया, पर किसी और के आगे तू खाने में 19-20 करेगी ना तो दिक्कत होगी। मैं तो वैसे भी कम खाती हूँ, पर सभी की खुराकी कम नहीं होती। आगे से पूरा ध्यान रखूंगी मम्मी जी। और कुछ इस तरह दोपहर का खाना पूरा होता है। प्रिया किचन में जाती है और जो भी बचा कुचा होता है वही लेकर बैठ जाती है और अपना पेट भर लेती है। शाम के वक्त सभी की चाय, भैया की कॉफी, दीदी के लिए रस्क, भैया के लिए भुजिया, सभी की पसंद के हिसाब से शाम का नाश्ता लेकर प्रिया हॉल में पहुंचती है। यहाँ कौन सी भुजिया खा रहा है बेटा तू, जरा मुझे भी टेस्ट करवा। एक बार खाकर देखो मम्मी, मन खुश ना हो जाए तो मेरा नाम भी सुमित नहीं, ऐसे ही कुछ भी नहीं खा लेता मैं। भुजिया खाकर सुजाता का तो मुंह ही खुल जाता है। घर पर कुछ लाती है तो सभी को दिया कर बहू। जा मेरे लिए भी 1 कटोरी भुजिया ले आ। मेरे लिए भी ले आइएगा भाभी। अरे तो फिर मैंने कौन सा पाप किया है, भुजिया के साथ ना थोड़े चिप्स भी ले आना बेटा। सही याद दिलाया पापा जी, आज ही मैं आलू की चिप्स भी लेकर आई थी, अभी लेकर आती हूँ। अच्छे खासे खाने के बाद अच्छा खासा नाश्ता और फिर रात का खाना। रात के खाने के वक्त बहू शाम में जो तूने अपने पापा जी को चिप्स दिया था ना, वो चिप्स लाना जरा। और भाभी मिक्सचर और पापड़ मेरे लिए। हाँ अभी लाई भैया, मैं बहुत सारी वैरायटी के मिक्सचर भी लेकर आई हूँ। मैं बोले हूँ मम्मी जी, वो क्या है ना, चिप्स खत्म हो गया है। सभी उंगलियां चाट कर खाना खा रहे थे और प्रिया खुले दिल से सभी को खाना खिला रही थी। रात को सारा काम निपटाकर प्रिया अपने कमरे में जाती है और दीवार को देखकर खुद ही खुद में मुस्कुराती रहती है। क्या बात है मोहतरमा, ऐसे भी क्या खुशी है कि खुद ही खुद में मुस्कुरा रही हो। सभी को उनके मन का खाना खिलाकर जो दिल को सुकून मिलता है ना, वो सुकून लाखों रुपयों से भी नहीं आ सकता। कितनी अच्छी तरह से डिनर कर रहे थे सब, वही सोचकर मुस्कुरा रही हूँ। देखकर कितना सुकून मिलता है ना कि कोई बहू ऐसी भी है जो अपने ससुराल वालों को खाना खिलाकर ही खुश है। पर प्रिया की ये खुशी ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। अगली सुबह विनोद सुजाता से नारंगी का शरबत बनाने को कहता है। अरे कहाँ है फ्रिज में नारंगी, पूरी फ्रिज छान ली मैंने, ना डाइनिंग टेबल पर है ना अंदर है। पता नहीं बहू किस हिसाब से सामान लाती है कि सामान आते ही खत्म हो जाता है। कल मैंने चिप्स मांगा तो चिप्स नहीं था। जो चीज मांग लो ना वो इस घर में निपटी हुई रहती है। छोड़िए, टमाटर का सूप बनाकर देती हूँ आपको। सुजाता विनोद के लिए सूप लेकर आती है कि उसी वक्त पड़ोसन सुषमा वहां आती है। अपनी सहेली को देखकर सुजाता उसके साथ वहीं जम जाती है। तू केले के चिप्स की बात कर रही थी, कभी परवल के चिप्स के बारे में सुना है तूने? अरे मेरी बहू लेकर आई थी सुषमा, तू एक बार खाकर देख। प्रिया, वो परवल के चिप्स जो तू लेकर आई थी वो लाना तो। वो मैं क्या कह रही थी मम्मी जी, मैं कुचुम्बर पापड़ बनाकर लाऊं क्या? ये पापड़ कोई नॉर्मल पापड़ नहीं है आंटी जी। बदल देना बात बहू ने, हो गए होंगे चिप्स खत्म। पता नहीं कैसे राशन लाती है, लगता है 50-100 ग्राम से ऊपर राशन खरीदती नहीं है। और जैसे ही सुषमा अपने घर जाती है, सुजाता तो दाना पानी लेकर अपनी बहू पर चढ़ जाती है।
महीने का 25,000 तेरे हाथ में रखता है मेरा बेटा, और ये खाना लाती है तू हम सबके लिए कि एक बार के बाद दोबारा अगर कोई हाथ आगे कर दे तो परोसने के लिए सामान ही ना हो रसोई में। अरे क्या करती है तू इतने पैसों का? इतनी बचत करके कहाँ जाएगी बहू? ऐसी भी क्या कंजूसी, और वो भी रसोई में? अरे रसोई अन्नपूर्णा होती है जो भरी रहनी चाहिए, पर तूने तो कंजूसी की हद ही पार कर दी है। अरे रहने दे बहू, कोई जरूरत नहीं है ऐसी रसोई संभालने की। मेरा अमित है, मेरा श्रवण, वो देख लेगा रसोई। अमित, आज से रसोई में क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो जिम्मेदारी तेरी। ठीक है मम्मी, तुम तो जानती हो तुम्हारी बात में कटता नहीं, और तुम्हें अगर सही प्रूव करने की बात है तो प्रिया जितने पैसे में घर चलाती है उसके आधे दाम में रसोई चलाकर दिखाऊंगा मैं। प्रिया के मन को जानने वाला अमित अपनी मां की साइड लेकर खड़ा हो जाता है और रसोई के राशन का कार्यभार संभाल लेता है। दुकान जाने के 1 घंटा पहले अमित सब्जियां खरीदने सब्जी मंडी जाता है। कितनी स्मार्ट है मम्मी, क्या सब्जी लानी है वो पहले ही मुझे लिखकर देती। बेचारी प्रिया सोच रही होगी मैं उल्टी सुल्टी सब्जियां ला दूंगा। अरे भैया, ये फूल गोभी, ये पत्ता गोभी, ये मूली और गाजर पैक करके दे दो। कितने कितने दे दो भैया? अरे ये तो मम्मी ने बताया ही नहीं कि कौन सी सब्जी कितनी लेनी है। अब 2-2 किलो दे दीजिए भैया। और सारी सब्जियां 2-2 किलो लाकर अमित रसोई में रख देता है और प्रिया बनाती है पत्ता गोभी की सब्जी और गाजर की सूखी सब्जी और सभी को परोसा जाता है नाश्ता। ये कैसी सब्जी है बहू, दांत में कच-कच बज रही है। लगता है तूने सब्जी सही से पकाई नहीं यार। इससे ज्यादा सब्जी पकाई भी नहीं जा सकती थी पापा जी। पकी हुई सब्जी लेकर आए हैं आपके सुपुत्र। वो क्या है ना मम्मी जी, मैदान में सिपाही को उतारने के पहले उसकी काबिलियत देखनी चाहिए, पर आपने तो बस मुझे हराने के लिए अमित जी के हाथ में रसोई दे दी। अब उन्हें तो ये भी नहीं पता कि ऐसे ही उठाकर सब्जी नहीं लाई जाती। अरे कल रात को ही आपको बुखार सा लग रहा था, आपका मुंह खराब है, कोई कचकच नहीं कर रही है सब्जी, एक नंबर लाया है मेरा बेटा। भाभी जरा चिप्स तो लाना। किचन में तो चिप्स नहीं है क्योंकि मैं कम राशन लेकर आती हूँ ना, तो अब जब आपका प्यारा भाई चिप्स लेकर आएगा आप सबको तभी चिप्स मिल पाएगा। तू जा बेटा, अच्छे से 2 किलो चिप्स लेकर आना ताकि सभी के खाने के लिए हो जाए। इससे भी तो पता चले कि खाने के मामले में हम लोग हाथ नहीं कसते। वैसे आटा चावल भी खत्म होने वाला है, वो भी ले आइएगा। आपकी मदद करने के लिए मैं लिखकर दे सकती हूँ कि रसोई में क्या क्या नहीं है। और प्रिया राशन के बारे में अपने पति को लिखकर देती है। लिस्ट उठाकर अमित दुकान वाले को थमा देता है और बाहर खड़े होकर फोन पर बातें करने लगता है। अब खरीदने वाला जब खुद ही अटेंशन ना दे रहा हो तो दुकानदार तो ठगी करेगा ही। राशन दुकान वाला अपने हिसाब से चावल, दाल, आटा और मसाले पैक कर देता है। अब कब तक यहाँ खड़े रहेंगे भैया? आप जाइए, मैं अपने आदमी से डायरेक्ट आपके घर पर ही राशन भिजवा दूंगा। अरे बताइए, ये भी फैसिलिटी होती है। प्रिया बेकार में घर में बवाल मचाती रहती है अपने काम को लेकर। और अमित के लाए राशन का बनता है डिनर। ये रोटी इतनी अजीब सी क्यों लग रही है? मेरे तो गले के नीचे ही नहीं उतर रही। भाभी, मुझे पापड़ लाकर दे दो। प्रिया अपने प्यारे देवर के लिए पापड़ सेक कर लाती है, पर ये पापड़ वो नहीं था जो सुमित को पसंद था, इसलिए वो बिना डिनर किए अपने कमरे में सोने चला जाता है। इन सब्जियों में तो स्वाद ही नहीं आ रहा भाभी, पता नहीं कौन से मसाले डले हैं, मुझे तो खाना भी अंदर नहीं जा रहा। पेट भर भर कर एक्स्ट्रा मांग मांग कर खाने वाले लोग आज बिना खाए अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह अलग अलग वैरायटी के फ्रूट्स, फिर से सब्जी मंडी से सब्जियां, सभी के लिए बहुत सारा नाश्ता, सब लाकर अमित रसोई में रख देता है। पर आज बात ये थी कि रसोई में राशन तो बहुत था पर खाने को कोई तैयार ही नहीं था। हे राम, कितने मोटे चावल है ये, और इसमें तो कंकर भी है। मेरा तो दांत गया सुजाता। ऐसे कैसे कंकर आ गया पापा जी? मैंने दुकान वाले को बोला था अपने हिसाब से बेस्ट चावल देना। पूरे 200 रुपए के चावल है ये। पर क्या फर्क पड़ता है पापा जी, चावल में कंकर हो या कंकर में चावल, रसोई हमेशा भरी रहनी चाहिए, जैसे कि भरी हुई है। क्योंकि कल रात भी किसी ने खाना नहीं खाया था तो बचा हुआ खाना फ्रिज में है। आज का नाश्ता भी किसी के हलक के नीचे नहीं उतरा और दोपहर में तो फिर से लग रहा है कि कोई खाना ही नहीं चाह रहा। जितना बनाती थी उसके 1/4 चावल बनाया मैंने, फिर भी लगता है बच ही जाएंगे। सच में अमित जी, आपके हाथों में बरकत तो है, एक बार जो चीज लाई आपने वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इसी तरह निकल रहे थे दिन और रसोई से ज्यादा सब्जी मंडी लगने लगी थी। फ्रिज के अंदर सब्जियां, स्लैब पर सब्जियां, फर्श पर सब्जियां, रसोई के छज्जे तक में चिप्स और मिक्सचर के पैकेट थे।
खुले हुए पैकेट्स में अब हवा लगने लगी थी। बिस्किट में फंगस आ रहा था क्योंकि कोई कुछ भी खाने को तैयार ही नहीं था। इस ड्रामे को चलते चलते 1 महीना पूरा होने वाला था कि रात को विनोद सुजाता से कहता है, बेकार में क्यों ये ड्रामा मचा रखा है आपने सुजाता जी? ऐसे कैसे क्या दिमाग चलाया आपने कि घर में किसी के हलक के नीचे खाना ही नहीं उतरा? घर की गृहिणी खुश रहनी चाहिए। प्रिया से रसोई का काम छीनकर अच्छा नहीं किया आपने। इस मसले को अब खत्म कीजिए। मैं नहीं झुकने वाली। अगली सुबह सभी उदास चेहरों के साथ अपने कमरों से बाहर आते हैं, पर कोई भी ना नाश्ता मांगता है ना चाय। भैया, ये रसोई में इतनी सब्जियां हो गई है कि चारों तरफ मक्खियां भिनभिनाती रहती है। वो मक्खी घर में भी घूम रही है। ऐसे तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। किसी को बुलाकर इसे साइड करवाइए ना। और अमित एक सब्जी वाले को लेकर आता है। या कचरा हम नहीं लेकर जाने वाला भैया। या तो घर के अंदर ही सुपरमार्केट खोल दिया आपने। लगाइए इस पर 80% का डिस्काउंट और सेल लगा दीजिए, वरना ये सामान तो बिकने से रहा। तुझे चूना लगाने के लिए मेरा ही पति मिला है क्या? इस सामान पर 30% के डिस्काउंट में बेचकर दिखाऊंगी मैं। रसोई अब से आपको संभालने की जरूरत नहीं है अमित जी, क्योंकि मैं राशन की इतनी बर्बादी और पैसे का इतना नुकसान नहीं देख सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी जबान से तो आप कुछ बोलने से रही मम्मी जी, पर मैं अपने घर की रसोई को बर्बाद होता नहीं देख सकती। यस भाभी, वी वांट यू बैक। गाड़ी निकालिए देवर जी, पहले इस एक्स्ट्रा सामान को बेच कर आते हैं। और जिस राशन वाले ने अमित को ठगा था, प्रिया उसी की दुकान में वापस जाकर उस राशन को रिटर्न कर देती है। मेरा लाया राशन जल्दी इसलिए खत्म हो जाता था मम्मी जी, क्योंकि मैं वही लाती थी जो सब खाना पसंद करते थे। किसी एक को दिया तो बाकी सबने मांग लिया। आसपास वाले आए, मेहमान आए, सभी को मेरा लाया नाश्ता पसंद आता था। सब्जी मैं जब भी लाती थी देखकर लाती थी। मसाले भी उस हिसाब से लाती थी जिन मसाले का टेस्ट आप सबकी जबान पर पड़ा हुआ है। इसी तरह मैं दुकानदार को जाकर लिस्ट थमा देती ना, तो वो भी कंकर वाले चावल और डुप्लीकेट आटा तो दे ही देता। राशन की शॉपिंग एक आर्ट है, सब्जियां लेना एक कला है। खाना इसलिए खत्म नहीं हो रहा था क्योंकि मैं कम बना रही थी खाना इसलिए खत्म हो रहा था क्योंकि उसमें स्वाद था। पर आपने तो बिना कुछ सोचे समझे मुझे गलत साबित कर दिया। अब देख लिया ना क्या हुआ जब रसोई आपके श्रवण बेटे के हाथ में गई। किसका आइडिया था ये? 1 महीने में 2 किलो वजन कम हो गया मेरा। तेरी माँ का और किसका? हाँ तो मैं तुझे कह दूंगी अपने हाथ से रसोई छोड़ दे तो तू छोड़ देगी क्या? ऐसे तो कभी मेरी सुनती नहीं, और यहाँ चली थी मुझे सबक सिखाने। 25,000 में चलाती थी ना तू रसोई। अमित ने 35,000 ले लिया मुझसे। 10,000 तो खुद के पैसे दे दिया मैंने उसे। अगले महीने बजट में एडजस्ट करके मुझे 10,000 दे देना बहू। कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। वापस से प्रिया की रसोई उसके हाथ में चली जाती है और उसका किचन, जो सब्जी मार्केट बन चुका था, वो फिर से एक गृहिणी की रसोई बन जाता है। शर्मिला देवी के घर का माहौल आज कुछ ज्यादा ही खुशनुमा था। अरे भाई, खुशनुमा हो भी क्यों ना, उनकी इकलौते बेटे की नई नवेली दुल्हन घर जो आ गई थी, और आज दुल्हन निशा की पहली रसोई थी। सास, ससुर, पति हितेश और ननद उर्जा, सभी लोग डाइनिंग टेबल पर नजरें टिकाए बहू के हाथ का बना पहला भोजन करने के लिए आतुर हो रहे थे। कुछ ही देर में शर्माती संकुचाती सी दुल्हन निशा ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया और उसके साथ ही घर के सारे सदस्य आकर अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। अरे भैया, अब ये राज खोली दो कि आज तुमने अपनी पहली रसोई में क्या स्पेशल बनाया है। तो चुप कर, पहली रसोई है मेरी बहू की। मैंने ही उसे कहा था ज्यादा व्यंजन बनाने में परेशान ना हो, बस 2 तरह की सब्जी और पुड़िया उतार ले। अरे उसे भी तो शादी की थकावट है ना, बस रस्म ही तो पूरी करनी है। अरे भाई, वो तो सिंपल खाने से भी पूरी हो सकती है। तो मम्मी, मैं कौन सा पकवान मांग रहा हूँ? हमें तो जो मिल जाएगा हम तो वही खुशी खुशी खा लेंगे। चलो भैया, अब खाना सर्व कर दो, मुझसे तो बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा। निशा सबकी प्लेट में खाना सर्व कर देती है और किचन में चली जाती है। खाने का पहला टुकड़ा खाने के बाद, अरे मम्मी, ये किस तरह का खाना है? ऐसा लग रहा है कि बस सब कुछ उबाल कर रख दिया हो। अरे बेटा, कहना तो मैं भी यही चाह रही थी, लेकिन मैंने तो बस ये सोचकर नहीं बोला कि तुझे लगेगा मैं पहले दिन ही तेरी पत्नी के हाथ के खाने में कमियां निकाल रही हूँ। अरे मम्मी, खाने में कमी होना अलग बात होती है, लेकिन ये खाना तो खाने लायक ही नहीं है। मुझसे नहीं खाया जाएगा ये। बेटा, बहू की आज पहली रसोई है, हो सकता है उसे अभी अच्छे से खाना बनाना ना आता हो, इसलिए बेचारी ने ऐसा खाना बनाया है। अब अगर पहले ही दिन तुम उसके बने खाने में कमियां निकालोगे तो बेचारी का मनोबल ही टूट जाएगा, इसलिए चुपचाप खा ले बेटा।
होता है, नई नई शादी में गलतियां होना सामान्य सी बात है। ससुराल में पहला दिन होने के कारण सभी लोग बिना कुछ कहे मन मार कर चुपचाप बहू के हाथ का बना हुआ बेस्वाद खाना खा लेते हैं। अगले दिन, निशा बेटा, दोपहर के 12 बज रहे हैं, लंच की तैयारी कर लो वरना फिर खाना बनाने में लेट हो जाएगा। और हाँ, एक बात, घर में ना बेटा सबको 1 बजे तक लंच करने की आदत है, तो तुम उसी के हिसाब से समय से सब बना लिया करो। हाँ। अरे मम्मी जी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? 1 बजने में तो अभी बहुत देर है। चुटकी बजाने से पहले खाना बनाकर तैयार कर दूंगी मैं, आप टेंशन ना लो। सास के टोकने के बाद भी निशा बैठे हुए मोबाइल में वीडियो देखती रहती है और आधे घंटे के बाद उठकर रसोई में चली जाती है। ठीक 1 बजे, मम्मी जी खाना बनकर तैयार हो गया है, आप लोग खाने के लिए आ जाइए। अरे भाई, ऐसी कौन सी जादू की कढ़ाई है इसके पास जो आधे घंटे में इसने रोटी सब्जी भी बना ली? हमसे तो इतने जल्दी खाना नहीं बन पाता। शर्मिला जाकर टेबल पर बैठ जाती है। लेकिन ये क्या, आज भी बहू ने सब्जियां उबाल कर रख दी थी और उसमें मसाले के नाम पर सिर्फ नमक और लाल मिर्च डाल रखी थी। अरे बेटा, ये कौन से शेफ से खाना बनाना सीख कर आई हो तुम? हमारे घर में कोई ऐसा खाना नहीं खा पाएगा। बेटा, तुम्हारे खाने की तो शक्ल ही ऐसी है कि उसे देखकर खाने वाले की भूख मर जाए। कैसी बात कर रही हो मम्मी जी? इसे ऑयल फ्री कुकिंग कहते हैं। और पता नहीं किस जमाने में जी रहे हैं आप लोग। आजकल जितने भी हाई क्लास पढ़े लिखे हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं ना, वो सब इसी ऑयल फ्री कुकिंग की ओर स्विच कर रहे हैं। अब वो जमाना गया जब लोग दाल भी डबल तड़का लगाकर खाते थे। अब आप ये मत कहना कि आप लोग अभी तक खाने के ऊपर तैरती हुई तेल की परत वाला खाना ही खाते हैं। अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं है कि तेल जहर होता है, और अगर होता भी है ना तो बेटा हम ये जहर पिछले 50 साल से खा रहे हैं। हमारी बॉडी ने इम्यूनिटी डेवलप कर रखी है। हाँ, तो इस जहर से हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। नहीं 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 मम्मी जी, आप अभी ये सब सीरियसली नहीं ले रही हैं। ये तेल मसालों में पका खाना बहुत अनहेल्दी होता है। कोई बात नहीं, आप लोगों की इतने साल पुरानी आदत है ना, कोई एक दिन में तो जाएगी नहीं। लेकिन मैं हूं ना, आप लोग चिंता ना करो, मैं बहुत जल्द सबकी आदत सुधार दूंगी और हेल्दी खाने की आदत डाल दूंगी। बेटा, ये अच्छा बुरा हमें भी समझ में आता है। ऐसा नहीं है कि तेल जहर है, बस लिमिट में खाना चाहिए। और हम ये थोड़ी ना कह रहे कि तुम एक बार में 1 लीटर तेल सब्जी में डालकर सब्जी का सत्यानाश कर दो। अरे लेकिन बेटा, थोड़ा सा तेल मसाला तो डालो, ऐसा खाना कौन खा पाएगा? वैसे मैं तेल मसाले वाला खाना बनाती तो नहीं हूँ माँ जी, लेकिन अगर आप कह रही हो ना तो ठीक है। आपके कहने से मैं कल से खाने में थोड़े मसाले डाल दिया करूंगी। अब क्या कर सकते हैं, वो कहते हैं ना, अच्छी बातें लोगों को इतनी जल्दी समझ में नहीं आती। जब कल को सबकी सेहत खराब होगी तो फिर आप लोग ये उबला हुआ खाना खुशी खुशी खाएंगे। निशा, तुम्हारा ये उबला हुआ खाना खाकर पल पल मरने से अच्छा है कि आदमी तेल मसाले वाला खाना खाकर मर जाए। अरे मरते समय ये तो संतुष्टि होगी कि जितने दिन जिए ढंग का खाना खाकर तो जिए। अगले दिन डिनर के लिए निशा गाजर, आलू, बीन्स और पत्ता गोभी को उबालने के बाद पतले पतले टुकड़ों में काटकर और उनके ऊपर काली मिर्च, नमक, सीजनिंग, 1 चुटकी गरम मसाला छिड़ककर अंग्रेजी रेस्टोरेंट की तरह सजाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। हितेश जी, आइए डिनर कर लीजिए। बुला तो ऐसे रही हो जैसे आज तुमने शाही पनीर बनाया होगा। अरे ऐसे खाने को ना डिनर और लंच कहना कानूनन अपराध होना चाहिए। सिर्फ अपराध ही नहीं, कम से कम 6 महीने की सजा भी होनी चाहिए। ये जो तुम रोज बनाती हो ना, इसे खाना नहीं, आम भाषा में घास फूस कहते हैं। बेटा, अब तो जो तेरी बीवी बना कर दे रही है वही खाना पड़ेगा। शादी करके लाए इसे, अब तो इसे ही जीवन भर झेलना है। अरे 10-10 बार समझाया था तुझे कि उस दिल्ली वाली लड़की के साथ रिश्ता कर लेते हैं। अरे टेस्ट के मामले में दिल्ली वालों से बराबरी थोड़ी है किसी की। वो बहू बनकर आती ना तो रोज चटपटा स्वादिष्ट खाना खाने को मिलता, लेकिन तू इस निशा की सुंदर सूरत पर फिदा हुआ पड़ा था। तुझे वो सिंपल सी लड़की कहाँ पसंद आने वाली थी। अब ऐसा कर बेटा, इसका मुंह देख कर ही पेट भर ले, क्योंकि खाना तो जैसा ये बनाती है ना, आदमी खाने से ज्यादा खुदकुशी करना ज्यादा बेहतर समझ ले। अरे भाभी ठीक है, सब्जी आप उबाल कर बनाती हो, समझ में आता है, लेकिन ये खीर, ये कौन सी ट्रिक से बनाई है आपने? बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। देखो, ज्यादा देर तक पकाने से खाने के न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं, इसलिए मैंने पहले कुकर में चावल उबाल लिए और फिर बाद में उसे मीठे दूध में मिक्स कर दिया। देखो, तुम्हारी भी कुछ सालों में शादी होने वाली है, तुम भी ना ये सारी रेसिपी सीख लो। है?
कुकर में खीर कौन बनाता है भाई? मम्मी, इस घर में आजकल सब कुछ उबाल कर ही तो बन रहा है। आपको पता है, कल इसने टिंडे पहले कुकर में डालकर उबाल दिए और फिर मुझे खुश करने के लिए 1 चम्मच तेल में उसे छौंक दिया। मुझे तो पहले से ही टिंडों से नफरत थी, और निशा के टिंडे खाने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि किसी को इच्छा मृत्यु लेनी हो ना, तो वो बस इसके हाथ के टिंडे खा ले। 1 घंटे में बंदा तड़प तड़प कर ना मर जाए तो कहना। अरे मम्मी भैया, आप लोगों ने एक बात नोटिस की? ये जो उबला हुआ इतना गंदा टेस्टलेस खाना भाभी हमारे लिए बनाती है ना, उसे वो खुद कभी नहीं खाती। सुबह नाश्ते में अपने लिए अंडा उबाल लेती है, दोपहर और रात को फ्रूट्स खाती है। मतलब ये गंदा खाना उनसे कभी खाया ही नहीं जाता। ये बात तो मैंने नोटिस ही नहीं की थी। बस मिल गया सोल्यूशन। 2 दिन अपने हाथ का खाना खा लेगी तो खुद ढंग का खाना बनाना शुरू कर देगी। अगले दिन, अरे बहू आओ तो, देखो कितना अच्छा नाश्ता बना है। और तुम सुबह ये अंडे लेकर बैठ गई। आओ आओ, हमारे साथ नाश्ता करो। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं खाती। मैं सिर्फ गिन कर ही कैलोरीज लेती हूँ, इसलिए तो मैं अंडा खाकर ही ठीक हूँ। आप लोग खाइए। रात को, आओ निशा, आज मेरे साथ डिनर करो ना, खाना हम खुद सर्व कर लेंगे। नहीं नहीं, मैं रात को ना कार्ब फ्री फूड लेती हूँ। मतलब रोटी चावल ये सब नहीं खाती, मैं बस फ्रूट्स खाऊंगी। आप लोग डिनर करो ना। मम्मी, ये भाभी तो बहुत स्मार्ट है, बहुत सफाई से हर बार बच जाती है। अब क्या करें? लगता है मास्टर स्ट्रोक खेलने का समय आ गया है। अब तुम देखो मेरा कमाल। अगले दिन लंच के टाइम, अरे ये क्या हो गया सारे फ्रूट्स को? ऐसा लग रहा है किसी ने उबाल दी हो। और ये केला, छी, इतना टेस्टिस लग रहा है। अरे बेटा खाओ ना, क्या हुआ, ऐसा मुंह क्यों बना रही हो? मम्मी जी, मुझसे ये फ्रूट्स नहीं खाए जा रहे। पता नहीं किसने सब फ्रूट्स को बॉईल कर दिया है। अरे भाभी, आप कितनी मेहनत करती हो, हमारे लिए सब्जियां उबालती हो, प्लेट में सर्व करती हो, फिर आप क्यों कच्चे फल खाओगी? इसलिए मैंने आपके सारे फ्रूट्स उबाल दिए हैं। अब आप ना बेफिक्र होकर खाइए। उबालने से इसके सारे वायरस और बैक्टीरिया खत्म हो गए होंगे। फिलहाल तो निशा के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो बिना खाए अपने कमरे में चली जाती है। शाम के समय निशा के पेट में चूहे कूद रहे थे। अपनी भूख मिटाने को जैसे ही वो फ्रूट्स उठाती है तो देखती है कि फिर से सारे फल उबले हुए रखे हैं। अरे भाई बस करो ना, अब भूख से मेरी जान जा रही है और आप लोगों ने फिर से सब उबाल कर रख दिया। इतने टेस्टलेस फ्रूट्स मैं खा ही नहीं पा रही हूँ। अरे भाभी, टेस्ट का नहीं, अपनी भूख का ख्याल करो। खा लो चुपचाप। हमें देखो, हम भी तो कितने समय से ये सब खा ही रहे हैं ना। देखिए, मैं मानती हूँ उबला खाना खिलाना बहुत गलत है। वो हेल्थ की बातें करना तो बस बहाना है। मैं सब इसलिए कर रही थी ताकि आप लोग खुद मुझे खाना बनाने से मना कर दो और फिर मैं आराम से बिस्तर पर बैठकर मम्मी जी के हाथ का खाना खाऊं। बेटा, तूने चाल तो अच्छी चली थी, लेकिन तू ये भूल गई कि सास सास होती है। जो अपनी पर आ जाए तो सांस लेना दुश्वार कर देती है। 2 दिन में ही निशा पटरी पर आ गई थी और अब खुशी खुशी सबके लिए मसालेदार खाना बनाती थी। न जाने क्यों नहीं नजर पड़ी इसकी मोटी कमर पर, चेहरे पर ही रुक गई थी निगाहें। अब पता लगता है कि कमर नहीं कमरा है बहू का। अरे क्या है, क्यों बेचारे को कमर के लिए कोसती रहती हो? मोटी कमर में भी घर का सारा काम सर पर लेकर चलती है ना, वरना कई पतली कमर वाली देखिए जो कमर में लचक का बहाना बनाकर बैठ जाती है। वो लोग बात कर ही रहे थे कि सामने आ जाती है नीता बहू। नीता का चेहरा किसी चांद से कम ना था, लेकिन कमर, हाय रे, कमर तो ऐसी मोटी कि क्या कहना। माँ जी, वो पापा जी का फोन आया था, भाई को बेटा हुआ है ना तो बुलाया है, मैं जाऊं? एक तेरी देवरानी है, मायके जाकर फोन करती है कि पहुंच गई, तब तेरी सास को पता चलता है कि छोटी बहू मायके में है और एक तरफ तू है। खैर, सास को जब पता चलता है कि बहू के भाई को बेटा हुआ है, वो समझ जाती है कि लेन देन में तो खूब मिलेगा, पहला बेटा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चल बहू मैं भी चलती हूँ। वैसे भी कितना वक्त हो गया तेरे मायके नहीं गई, तेरी माँ तो बुलाती रहती है। एक काम कर, चौराहे के कल्लू की दुकान से 1 किलो कलाकंद पैक करवा ले। बस फिर क्या था, निकल पड़ती है सास बहू के मायके के लिए।
बहू आगे आगे, सास पीछे पीछे। हे भगवान, कितनी मोटी कमर है इसकी, मुझे तो इसके साथ चलने में भी शर्म आ रही है। तभी बस आ जाती है और सास बहू बस पर चढ़ जाती है। ले भैया, जरा रामपुर की 2 टिकट दे दे। कंडक्टर पहले बहू को देखता है, फिर सास को। एक टिकट और ले लो। कहाँ तुम दोनों 2 सीट पर आओगी? इनकी तो कमर ही इतनी चौड़ी है कि 2 सीट में तो अकेली यही बैठेंगी। कैसी बात कर रहे हो? कोई चौड़ा हो मोटा हो तो क्या 2 टिकट लोगे? हूं तो मैं एक ही ना। अरे रहने दे बहू, रहने दे। वो क्या है ना, बहस करके कोई फायदा नहीं है। लो भैया, पैसे पकड़ो, बस हम दोनों को बिठा दो कहीं। खैर, तो सफर ही था, कट गया। वहीं मायके पहुंचकर मायके का पड़ोसी। क्या बात है बहन जी, नीता की सास है ना आप? हाँ हाँ अंकल जी, मेरी सास है। शादी में तो देखा होगा ना, वैसे पहले भी तो आई हैं मम्मी जी, फिर क्यों पूछ रहे हैं? अरे नीता बिटिया, तेरी सास तो जवान होती जा रही है। तेरे आगे तो लग रहा है जैसे तू सास और वो बहू। नीता को पड़ोसी अंकल की हरकत ठीक नहीं लगती। वो जोर से बोलती है, चलिए मम्मी जी अंदर, ठरकी हो रहे अंकल कुछ ज्यादा ही। शर्म नहीं आ रही? जिस उम्र में राम का नाम लेना चाहिए, झूठ का पुल बना रहे हैं। सास को नीता की बात पर गुस्सा आ जाता है। क्यों नीता, क्या झूठ बोल रहे हैं ये? सभी बोलते हैं मुझे कि मैं तो सास लगती ही नहीं, तो इसमें झूठ क्या है? और कमर देखी है तेरी, मेरी कमर देख। सास तो जैसे ट्रेन की तरह भागी जा रही थी, बोली जा रही थी कि नीता की माँ बाहर आ जाती है। नीता की माँ पड़ोसी को देखकर, क्यों भाई साहब, फिर खड़े हो गए आप? पुलिस बुलाऊं क्या? फिर वो नीता की सास की ओर देखकर कहती है, आइए आइए बहन जी, बड़े दिनों में आना हुआ। वैसे माफ करना ना, ये हमारे पड़ोसी थोड़ा कैरेक्टर का ढीला है। मुझे देखकर रोज कहता है कटरीना लग रही हो। मैंने तो पुलिस को ही कंप्लेन कर दी थी। नीता अब सास की ओर देखती है। सास बेचारी शर्म के मारे सर नीचे करके अंदर आ जाती है। माना बहू की कमर मोटी है, लेकिन भला शक्ल का बुढ़ापा कैसे छिप सकता है? कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन, बहू सोच रही हूँ तुझे करवा चौथ की साड़ी दिलवा दूं। बहू इंस्टाग्राम लेकर सास के पास आती है। माँ जी, ऐसी साड़ी दिलवा दो ना, बहुत फैशन में है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पता है, सास से जितना लेते हैं ना, उससे ज्यादा वापस भी करना पड़ता है। जी माँ जी, पता है। अब चलो तो। सास बहू दोनों पहुंच जाती है साड़ी की दुकान पर, जहां साड़ी वाला, हाँ जी, किसके लिए साड़ी लेनी है बताइए? मेरे लिए। वो वाली दिखाओ ना साड़ी। साड़ी वाला पहले साड़ी देखता है, फिर बहू को देखता है। मैडम, वो तो साड़ी आपको आएगी नहीं। आप एक काम करें, होलसेल की दुकान में चली जाइए, वहाँ थान का कपड़ा मिलता है, उसे लपेट कर कटवा लीजिए। वही आएगी आपको। ये तो किसी पतली कमर वाली के लिए है। माफ कीजिए। अच्छा, तो ये मुझे आएगी क्या? हाँ हाँ, बहुत ही आराम से पैक कर दूं क्या? हाँ, कर दीजिए। और जो बिल है ना, वो ये बहू से ही ले लेना। अच्छा, चलती हूँ मैं। तो जो साड़ी नीता को चाहिए थी वो तो सास लेकर निकल गई, लेकिन अब वो क्या करे? थान की दुकान भूल गए। नीता सीधा वहीं जाती है, लेकिन वहां जाकर क्या फायदा वैसी ही साड़ी लेकर? सास भी वही, बहू भी वही। मैंने तो गलती ही कर दी, सास को लेकर आ गई। लेकिन अब क्या करूं मैं? तभी सामने खड़ी सेल्स गर्ल समझ जाती है। मैडम परेशान ना हो, आजकल तो वैसे भी साड़ी कौन पहनता है। मैं आपके लिए एक ऐसी डिजाइनर ड्रेस सिल दूंगी कि हर कोई आपको देखते ही रह जाएगा। बहू को भी उस लड़की की बात समझ में आती है और वो उससे सुंदर ड्रेस बनवाकर घर ले आती है। फिर करवा चौथ के दिन, कैसी लग रही हूँ मैं इस साड़ी में? बहुत सुंदर लग रही हो मेरी बूंदी की लड्डू। तभी वहां नीता आ जाती है, वैसे ही कपड़े और प्रिंट में, लेकिन उसकी ड्रेस का तो कोई जवाब ही नहीं था। अरे बहू, ये कहाँ से लाई? ये तो नहीं दिखाया तूने मुझे। माँ जी, आपको साड़ी दिखाई
तो वो तो आप हड़प कर बैठ गई। अब क्या इस उम्र में ड्रेस भी चाहिए आपको? सास को बहू पर गुस्सा आ जाता है और वो ठान लेती है कि अब वो बहू को नहीं छोड़ेगी, चाहे जो हो जाए। फिर एक दिन, बहू, ओ बहू, मैं क्या कहती हूँ, हम लोगों को ना जिम जाना चाहिए। वो क्या है ना, हाथ पैर चलेंगे तो थोड़ा शरीर खुलेगा, समझ रही हो ना? हाँ माँ जी, वैसे भी मुझे लगता है कि मेरी कमर हल्की सी मोटी है, मैं भी चलती हूँ जिम। फिर क्या था, सास बहू पहुंच जाती है जिम, जहां जानबूझकर सास जिम ट्रेनर से कहती है, वो क्या है ना, बड़ी मोटी हो रही हूँ मैं, यही सोचकर रात को नींद भी नहीं आती कि कमर कमरा बनती जा रही है। सर आप तो बस मुझे पतला कर दो, फिट रहूंगी तभी तो काम कर पाऊंगी, फिर मेरी उम्र भी वैसे क्या है। बहू देख रही होती है कि अचानक अपनी कमर को लेकर सास इतनी सीरियस क्यों हो रही है। ट्रेनर बहू की ओर देखता है और फिर कहता है, और आप? जी ये मेरी बहू है, जबरदस्ती लेकर आई हूँ मैं कि चल स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रख ले तू भी, वरना आजकल के बच्चे। शर्म आनी चाहिए आपको। बहू अपने आप को निहारती है, फिर ट्रेनर की ओर देखती है। क्यों? कैसी शर्म? कपड़े तो पूरे पहने हैं मैंने, क्यों शर्म करूं? कपड़ों से ही शर्म नहीं छुपती, अच्छा स्वास्थ्य भी निशानी होती है। धन्य है कि ऐसी सास की बहू है जिनको खुद के शरीर को लेकर इतनी चिंता है, नहीं तो कैसे कैसे लोग हैं आप जैसे, कमर की जगह पूरा 2 BHK का फ्लैट लेकर घूम रही हैं और फिर भी जरा भी चिंता नहीं। अब बहू को माजरा समझ में आ जाता है कि मामला क्या है। मैंने ड्रेस नहीं दी तो सरेआम मेरी बेइज्जती। कोई बात नहीं सासू माँ, कमर तो मेरी पतली होने से रही, लेकिन वादा करती हूँ आपकी कमर के कोने कोने को हिलाना दिया ना तो नाम बदल लूंगी अपना। सास बहू घर आ जाती है, लेकिन कमर को लेकर एक शांत सी जंग अब छिड़ चुकी होती है। बहू वो क्या है ना, छत पर आम सूखने रखे हैं अचार के लिए, ले आना जरा। मैं कैसे जाऊं माँ जी कमर लेकर? आप तो जानती हैं, मानती हैं, समझती हैं कि मैं कितनी मुश्किल से ये 2 BHK का फ्लैट कमर में लेकर घूम रही हूँ। लचीली तो आप है ना, तो उठिए और चढ़ाई शुरू कर दीजिए। सास को गुस्सा आ जाता है। सामने से छोटी बहू जा रही थी। अरे छुटकी, मेरी प्यारी सी बच्ची, जा जरा छत से आम तो उठा ला। हाय रे मेरी कमर, जब मैं चढ़ती हूँ तो कभी दाएं कभी बाएं। लचीली सी है ना सासू माँ। मैं ना अभी सोने जा रही हूँ, बाय, गुड नाइट। हाय रे, छोटी न जाने किस बेल की लता समझती है खुद को, इठलाना इतराना तो इसका खत्म ही नहीं हो रहा, एक बड़ी ही कामकाजी थी। तभी ससुर जी आ जाते हैं। वही तो मैं भी कह रहा था कि बड़ी भले ही मोटी कमर वाली हो, लेकिन मजाल थी तेरी किसी बात को वो बच्ची ने टाला हो। बहू जरा चाय लाना। नीता झट से ससुर जी के लिए चाय ले आती है। हाय रे, मैं भी बगल में हूँ, एक कप दे दे मुझे भी। माँ जी कैसे दोनों हाथों में कप लाती, देख नहीं रही कितनी मोटी कमर है ये। आप ही कहती है ना, तो बताइए कैसे चाय लाऊं? ये बोलकर नीता ससुर जी को देखकर मुस्कुरा देती है, जैसे कह रही हो कि मम्मी जी को सबक तो सिखाना ही होगा। ससुर जी भी कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो जानते हैं कि नीता की कमर भले ही कमरा हो, लेकिन उसके काम और व्यवहार में कोई बुराई नहीं है। नीता जब से ससुराल आई है, वो सास को माँ और ससुर को पिता मानकर ही चल रही है। लेकिन कहते हैं ना कि भाई ताली एक हाथ से थोड़ी ना बजती है। फिर एक रोज, हाय रे भाभी, ये क्या खाई जा रही हो? रसगुल्ले, रसमलाई, अरे बस भी करो। अरे वो बस कर देगी तो कमर कम नहीं हो जाएगी क्या? सबको अपनी सेहत का ख्याल रहता है, लेकिन बस ये एक ही है जो कुछ नहीं देखती। अरे बहू माना तुझे मेरी बात बुरी लगती है, लेकिन मैं भी तेरी माँ जैसी ही हूं ना, सही बोल रही हूँ, कम खाया कर।
भाभी आप जब शादी होकर आई थी ना तो कितनी प्यारी लगती थी। मैंने देखी थी आपकी फोटो। और नहीं तो क्या, सारी गली में हल्ला था कि नीता बहू चांद जैसी है, लेकिन इस पर तो ग्रहण लगता ही चला गया। तभी ससुर जी आ जाते हैं। माना नीता बहू मोटी हो रही है, लेकिन तुम लोगों को उसका मनोबल बनाकर उसे वेट कम करने के लिए व्यायाम, एक्सरसाइज, डाइट के लिए बोलना चाहिए, प्रेरणा देनी चाहिए, ना कि उसका मजाक उड़ाओ। हमारे समाज में यही तो बुराई है, शारीरिक बनावट की बुराई करते हैं, लेकिन उसे कैसे ठीक करना है ये नहीं बताते। सही बोल रहे हैं पापा, मैं आज से खुद पर ध्यान दूंगी। फिर देखिएगा एक दिन कोई भी नहीं बोल पाएगा कि मेरी कमर कमर नहीं कमरा है।